जय हिंद दोस्तों, जोहार झारखंड। सभी का स्वागत करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान का भाग 2। ठीक है, संविधान का भाग 2 जिसका संबंध किससे है दोस्तों? तो आपको पता होगा इसका संबंध नागरिकता से। ध्यान कीजिए दोस्तों, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं नागरिकता। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? नागरिकता के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको बोलते हैं सिटीजन सिप। ठीक है ना, सिटीजनशिप, नागरिकता भाग 2। ठीक है ना। और इसमें जो आर्टिकल आपके आते हैं, अनुच्छेद। ठीक है, यहाँ पर इसके जो अनुच्छेद आते हैं भाग 2 में, तो आपको पता होगा कि हम लोग जो भाग 1 पढ़े हैं वो 1 से लेकर 4 तक है। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 4 तक भाग 1 में आते हैं। तो वहाँ से हम लोग भाग 2 में आ रहे हैं। तो शुरुआत होगा इसका 5 से लेकर 11। ठीक है, यानी अनुच्छेद संख्या 5 से लेकर 11, यानी आर्टिकल 5 से लेकर हमको आर्टिकल 11 तक फिर हमको नागरिकता के संबंध में पढ़ना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग उसको एक एक करके देखेंगे क्या है नहीं है। ठीक है, सब कुछ देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना होगा कि नागरिकता होती क्या है। ठीक है, नागरिकता होती क्या है? तो नागरिकता बेसिकली क्या है? एक तरह का सुविधा है दोस्तों। क्या आपके लिए है? एक सुविधा है। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो सकता है ना? इसका अर्थ ये हो सकता है कि एक प्रकार की सुविधा है। सुविधा का तात्पर्य क्या हो गया? सुविधा का तात्पर्य ये हो गया कि आप जिस भी देश के नागरिक होते हैं, पहले आपको 2 बात क्लियर करते हैं। ठीक है, इससे पहले ठीक है देखिएगा, आप लोग सुनते होंगे 2 बात। ठीक है, एक सुनते होंगे कि हम इस देश के नागरिक हैं। ठीक है, मैं कई बार बोलता हूँ इस विषय को कि आप जिस देश में रहते हैं, ठीक है, आप उस देश के नागरिक होते हैं। और निवासी, आप जिस जगह पर रहते हैं आप उस जगह के निवासी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ए नामक एक व्यक्ति है। ठीक है, तो वो मान लीजिए वो भारत में रहता है। कहाँ रहता है दोस्तों? वो भारत में निवास करता है, भारत में रहता है। तो भारत देश का नागरिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भारत देश का नागरिक कहलाएगा। लेकिन अब मान लीजिए कि आप भारत जो देश है उसमें मान लेते हैं लोग झारखंड में। कहाँ रहते हैं? आप झारखंड के रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप झारखंड के निवासी कहलाइएगा। क्या कहलाइएगा? निवासी कहलाइएगा। आप झारखंड के नागरिक नहीं कहला सकते हैं। आप झारखंड के नागरिक नहीं कहला सकते। क्यों? क्योंकि झारखंड सरकार के द्वारा नागरिकता का प्रमाण पत्र थोड़ी दिया जाता है। भारत सरकार के द्वारा आपको नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसलिए आप देखिएगा, जब भी आपका सर्टिफिकेट बनवाते होंगे उसमें लिखा होता है कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट। ठीक है, हाँ, जनरली आपको स्टेट गवर्नमेंट वो देती है। ठीक है, जनरली कौन? स्टेट गवर्नमेंट देती है। क्यों? क्योंकि वो फिर राज्य का मैटर है। ठीक है, कि आप कहाँ रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं। तो वही होता है। तो आप राज्य के आप निवासी कहलाते हैं और किसी देश के, जिस देश के आप रहने वाले हैं उस देश के आप क्या कहलाइएगा दोस्तों? नागरिक कहलाइएगा। ठीक है, नागरिक मतलब होता है सिटीजन। ठीक है ना। और यहाँ पर हो गया नागरिकता शब्द आया है तो सिटीजनशिप, यानी कि भारत देश में नागरिकता कैसे ली जाती है, उसका क्या प्रावधान है संविधान में। ठीक है, और इसी को आधार बनाकर सरकार कौन कौन से नागरिकता संबंधित अधिनियम पास कर सकती है। तो ये इसमें मोटा मोटा हमको ये पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं कि क्या है भाई मैटर। ठीक है, हाँ, लेकिन पाकिस्तान के लिए अलग हो सकता है। ठीक है, पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वहाँ का नागरिक नहीं रहते, वहाँ सब आतंकवादी लोग रहते हैं, तो थोड़ा बच करके। ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो बांग्लादेश भी। ठीक है, तो दोस्तों नागरिकता क्या है दोस्तों? एक तरह का सुविधा है। फिर क्या बोल रहे थे दोस्तों? हम वापस से लिख देते हैं। नागरिकता क्या है दोस्तों? एक तरह का सुविधा है। ये सुविधा किस प्रकार का है? तो आप जिस देश के नागरिक होते हैं, यानी जिस देश की आपको नागरिकता मिल जाती है, तो वहाँ की सरकार से आपको कुछ लाभ मिलता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम भारत देश के नागरिक हैं तो हमें क्या मिल सकता है? तो भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं चलती है, या हमको मान लीजिए जॉब लेना है, तो फिर जिस देश के निवासी है उसी देश में जॉब कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन जो टर्सरी सेक्टर है, खासकर जो सर्विस सेक्टर है, कुछ लोग यहाँ से छोड़ कर चले जाते हैं विदेश जॉब करने, तो एक अलग मैटर है। लेकिन जनरली आप जिस देश के नागरिक होते हैं तो उस देश की सरकार का दायित्व बनता है कि वहाँ के लोगों को सुविधा मुहैया करवाया जाए। ठीक है, कुछ सुविधा दिया जाए। तो नागरिकता का तात्पर्य हो गया कि कुछ सुविधा मिलता है। आप जिस देश के नागरिक नहीं हैं आपको उस देश में सुविधा नहीं मिलेगा। आप सोचिएगा जाके पाकिस्तान में नौकरी ले लेंगे, वैसे नौकरी वहाँ पर है नहीं। ठीक है, तो लेकिन आप सोचिएगा किसी दूसरे देश में जाकर हम नागरिकता ले लेंगे तो ले सकते हैं, तो आपको फिर वहाँ की सुविधा मिलेगी। लेकिन आप जिस देश के नागरिक नहीं हैं और सोचिएगा जाकर हम वहाँ पर नौकरी ले ले, सुविधा ले ले, या वहाँ की योजनाओं का लाभ उठा ले, तो नहीं ले सकता। कोई पाकिस्तान का व्यक्ति भारत में सोचेगा कि भैया हम यहाँ कर आकर के जनधन योजना का लाभ उठा लेंगे, या जो मैया सम्मान योजना मिल रहा है,
ठीक है, उसका लाभ उठा लेंगे, तो ये संभव नहीं है। तो नागरिकता का तात्पर्य क्या हो गया दोस्तों, एक तरह का ये सुविधा है, ठीक है, जो भारत के लोगों को दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब देखिएगा, लेकिन कहीं कहीं एग्जाम में पूछा जाता है या कहीं कहीं आप इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा तो कुछ लोग पूछते हैं कि नागरिकता को प्रमाणित करने का आधार क्या है, यानी कोई व्यक्ति भारत देश का नागरिक है या नहीं है तो कैसे पता चलेगा। तो कुछ लोग बोलते हैं कि आधार कार्ड चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं वोटर आईडी चाहिए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड ये सब जो है ना, आधार कार्ड हो गया, खासकर वोटर आईडी हो गया, ये सब आपका राशन कार्ड हो गया, ठीक है, ये सब आपका नागरिकता सिद्ध नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड और वोटर आईडी और आपका राशन कार्ड वो जनरली बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके बनवा सकते हैं, आधार कार्ड बनवा सकते हैं, दीजिए अपना फिंगरप्रिंट और आपका बन जाएगा। फिंगरप्रिंट दीजिए और रेटिना का स्कैन लगेगा, बायोमेट्रिक लगेगा और आपका नाम पता लगेगा, आपका आधार कार्ड बनकर तैयार हो गया। तो पूछा जाता है कभी कभी ना कि बताइए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, ठीक है, नागरिकता के लिए है, या जो नागरिकता को प्रमाणित कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें सिंपल सा बात आप बोल सकते हैं। पहला हो गया आपका बर्थ सर्टिफिकेट, पहला क्या हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट, यानी आपका जन्म प्रमाण पत्र, आपका जन्म, क्योंकि देखिए जहाँ पर आपका जन्म होता है ना, तो वहाँ के आपको डॉक्टर के द्वारा, ठीक है, वहाँ की संस्था द्वारा या आपका सरकारी स्तर में अगर जन्म होता है तो वहाँ पर आपको एक मिलता है कि हाँ भैया इस बच्चे का जन्म यहाँ पर हुआ है, तो उस प्रमाणित किया जा सकता है कि हाँ भैया मेरे यहाँ जन्म हुआ है, बस नहीं नहीं। दूसरा सुनिए दोस्तों, इंडियन पासपोर्ट, ठीक है, इंडियन पासपोर्ट यानी कि आपको अगर विदेशी, आपको किसी दूसरे देश में ट्रैवल करना है तो आपको भारतीय पासपोर्ट चाहिए। तो अब जब भारतीय पासपोर्ट बनाने जाइएगा, अभी हम इसके ऊपर आगे बात करेंगे कि पासपोर्ट कैसे बनता है। तो भारतीय पासपोर्ट जब जाइए बनाने, बहुत ही मुश्किल का काम होता है, क्योंकि अप्रॉक्स 1 से 1.5 महीना का समय लगता है, और बहुत अगर जरूरी है तो फिर एक महीना समय लगेगा। लेकिन अगर सोचिए कि तुरंत बन जाए तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। लेकिन इंडियन पासपोर्ट, ठीक है ना, इसके अलावा कुछ और है, ठीक है ना, जैसे डोमिसाइल हो गया खासकर, ठीक है, जो आपका जो खतियानी नहीं बोलते, खतियानी हो गया, डोमिसाइल हो गया, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग आम भाषा में खतियानी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका नागरिकता प्रमाणित करने के लिए है। लेकिन याद रखिएगा, कोई बोलेगा कि भैया मेरे पास आधार कार्ड है, क्या बोलेगा, आधार कार्ड है, तो वो आप उससे आपका नागरिकता प्रमाणित नहीं होता है। कोई बोलेगा मेरे पास वोटर आईडी है, ठीक है, उसको भी नहीं माना जाएगा। कोई बोलेगा कि भैया मेरे पास राशन कार्ड है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो इससे आप अपना नागरिकता प्रमाणित नहीं कर सकते। आपको नागरिकता अपनी प्रमाणित करनी है तो उसके लिए वैलिड प्रूफ कौन होता है दोस्तों, बर्थ सर्टिफिकेट, इंडियन पासपोर्ट, ठीक है। आप अपना एक काम कीजिएगा, अभी आधार कार्ड खोल के देखिएगा, ठीक है, हम तो अपना आधार कार्ड नहीं यहाँ पर नहीं रखा हुआ, दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आप आधार कार्ड में खोलिएगा, जो नया वाला आता है ना, अभी एक जो मिल रहा है, क्या बोलते हैं, पीवीसी वाला, ठीक है, जो प्लास्टिक टाइप में आ रहा है, उसमें देखिए लिखा हुआ रहता है कि आधार कार्ड इज नॉट प्रूव योर इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। तो ये सब लिखा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं, ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब शुरुआत करना है हमको आर्टिकल, क्या शुरुआत करना है दोस्तों, आर्टिकल शुरुआत करना है। चलिए ये हो गया। फिर बात समझते हैं कि ये नागरिकता तो हो गया, ये एक तरह का सुविधा है। इसमें आर्टिकल 5 से लेकर हमको 11 पढ़ना है, यानी छेद नंबर 5 से लेकर हमको 11 पढ़ना है। लेकिन ये जो नागरिकता का जो सिद्धांत है ना, ये किसके द्वारा दिया गया है, सबसे बड़ी बात है, ये जो सिद्धांत दिया गया है तो एक दार्शनिक, जिसका नाम था अरस्तु, ठीक है, ये ग्रीक दार्शनिक हुए थे। ध्यान रखिए दोस्तों, ये ग्रीक, ठीक है ना, जिसको आप नहीं बोलते आजकल, क्या बोलते हैं, ग्रीक, ये पुराना नाम इसका यूनान था, ठीक है। तो प्राचीन काल में यूनान, और अभी जो वर्तमान नाम ग्रीस है या ग्रीस बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रीस के एक दार्शनिक थे, यानी ग्रीक यानी कि यूनान के जो दार्शनिक थे अरस्तु, उनके द्वारा नागरिकता का सिद्धांत पहली बार दिया गया था, ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझिएगा। लेकिन जब इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया ना, तो हम, क्योंकि आपको पता होगा कि भारतीय संविधान ऐसा थोड़ी है कि अपने से बना है, हमारे जो निर्माता थे उन्होंने बहुत जगह से कुछ पढ़ा और उसको अपने संविधान में ऐड किया। तो ये नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हमने कहाँ से लिया है, बात में दोस्तों, तो इसको हमने ब्रिटेन से कॉपी किया। कहाँ से किया है दोस्तों कॉपी, ब्रिटेन से कॉपी किया, ठीक है ना। कहाँ से कॉपी किया है, इसको ब्रिटेन से कॉपी किया है। और ब्रिटेन में दोस्तों एकल नागरिकता का सिद्धांत चलता है, बात समझिएगा। अब बात समझिए ना, तो ये लिया गया है। और इसके अलावा भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत चलता है, एकल नागरिकता का सिद्धांत चलता है। अर्थात कहने वाला ये है ना कि एकल मतलब क्या होगा, कि एकला चलना पड़ेगा आपको। एकला चलने का मतलब ये हुआ कि आप अगर भारत देश के नागरिक हैं और आपको किसी दूसरे देश की नागरिकता लेनी है ना, तो आपको भारत देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं, ठीक है, जहाँ पर आप उस देश के नागरिक होते हुए भी किसी अन्य देश के नागरिक बन सकते हैं।
ठीक है। जैसे अमेरिका हो गया, जैसे अमेरिका में क्या होता है, जैसे अमेरिका में वहाँ दोहरी नागरिकता चलती है, देश में, उसी देश में दोहरी नागरिकता चलती है। आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए अमेरिका है, ठीक है, पूरा, और अमेरिका के कुल 50 राज्य हैं। इसमें मान लेते हैं कोई एक राज्य का नाम बताते हैं, कुछ टेक्सास, ठीक है, टेक्सास। तो ध्यान रखिएगा, आप तो जो व्यक्ति अमेरिका का रहने वाला है तो अमेरिका का नागरिक तो कहलाएगा ही कहलाएगा, लेकिन साथ में वो जिस राज्य में रहता है ना, आप वो उस राज्य का भी नागरिक कहलाता है। अमेरिका में राज्य के द्वारा भी नागरिकता दी जाती है और उस देश के द्वारा यानी कि अमेरिका के द्वारा भी नागरिकता दी जाती है। लेकिन भारत में सिर्फ क्या है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मतलब दो मतलब निकाल सकते हैं कि सिर्फ आप भारत देश के नागरिक कहलाइएगा, झारखंड राज्य के नागरिक नहीं कहलाइएगा, झारखंड के निवासी कहलाइएगा। पहला बात ये हो गया। दूसरा बात ये हो सकता है कि आप अगर भारत देश के नागरिक हैं तो किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो स्वतः ही, ठीक है, स्वतः ही आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, ठीक है, स्वतः ही नागरिकता खत्म हो जाएगी। क्यों ऐसा किया गया? क्यों? क्योंकि देखिए भारत, ठीक है, भारत में बहुत नेता, बहुत जो लोग हैं ना, बहुत ही कर्मठ लोग हैं, ठीक है, इसलिए इसको ऐसा किया गया है। क्यों? क्योंकि भारत हो गया या बाकी जो देश है जनरली वो एकल नागरिकता को इसलिए प्रेफर करते हैं ना, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि इस देश में अपराध करके चले जाते हैं उस देश में, ठीक है। जैसे अभी आप सुनते होंगे नीरव मोदी हो गया, विजय माल्या हो गया। अब लोग क्या किए भैया, भारत देश में अपराध करके चले गए हैं, अब उनके पास दोहरी नागरिकता रहती है, आराम से, तो आराम से बहुत पहले ही भाग जाते हैं। उनको भागने में मुश्किल हुई है, ठीक है, लेकिन वो तो भाग भी गए। तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है। तो नागरिकता हो गया, सिद्धांत हो गया, यानी कि नागरिकता सिद्धांत किसके द्वारा, अरस्तु के द्वारा, कहाँ, ब्रिटेन से लिया गया। नागरिकता सिद्धांत कहाँ से लिया गया दोस्तों ने, कहाँ से कॉपी किया, ब्रिटेन से कॉपी किया है। और भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात समझ में आया। अभी काम करते हैं हम लोग, इसको कर देते हैं। अब हम लोग आर्टिकल देखने वाले हैं जल्दी, ठीक है ना। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर। तो आर्टिकल शुरू करेंगे 5 से। कहाँ शुरू करेंगे दोस्तों हम लोग? 5 से, ठीक है। आर्टिकल 5 क्या कहता है? तो आर्टिकल 5 सिंपल सा कहता है 5, 6, 7, ठीक है, इसका इतना कोई महत्व नहीं है, 8 का भी कोई महत्व नहीं है, लेकिन मैं समझाऊंगा आराम से, ठीक है। आर्टिकल 5 ये कहता है ना कि संविधान लागू होते ही, संविधान लागू होते ही नागरिकता, ठीक है, संविधान लागू होते ही नागरिकता। तो बात में दोस्तों, हमारे देश का जो संविधान था लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू हुआ था, ठीक है। शुरुआत में कुछ ऐसे अधिकार थे, संविधान के कुछ ऐसे भाग थे जिसको बहुत पहले लागू कर दिया गया था, ठीक है ना। इसको कब लागू किया था? आप एक डेट सुनते होंगे दोस्तों, 26 नवंबर, क्योंकि अब संविधान बनकर काम कब पूरा हुआ, संविधान का काम कब पूरा हो गया था? 26 नवंबर को। तो कुछ ऐसे इसमें से संविधान के कुछ ऐसे भाग थे जिनको बहुत पहले लागू कर दिया, जैसे फंडामेंटल राइट को बहुत पहले लागू कर दिया गया था, लेकिन इसको पूरी तरह लागू कब किया गया है? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और इसमें कह दिया गया है संविधान लागू होते ही नागरिकता, अर्थात जब जिस दिन संविधान भारत में लागू किया गया था और उस समय जो लोग भारत देश में थे, जो लोग भारत देश के क्षेत्र में थे, ठीक है, जो लोग भारत देश, ठीक है, ये जो पूरा भारत मैप हो गया, ठीक है, तो भारत देश के अंदर जो जितने भी लोग थे उनको ऑटोमेटिक क्या मिल गया? भारत की नागरिकता मिल गई। ऑटोमेटिक क्या हो गया? भारत के नागरिक बन गए। बस नहीं है। तो संविधान लागू होते ही नागरिकता, इसका तात्पर्य मतलब ये हुआ, ठीक है ना, कि वैसे लोग जो भारत देश के नागरिक थे, ये भारत क्षेत्र में निवास कर रहे थे, उनको ऑटोमेटिक मिल गया। तो ये बहुत ही पुराना आर्टिकल है, अब इसका कोई संबंध नहीं है। उस वजह 26 जनवरी के लिए बोला गया था, स्पेशली 26 जनवरी 1950 के समय, ठीक है, कि जो उस समय यहाँ पर लोग थे उनको नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल 6 क्या बोलता है? आर्टिकल 6 बड़ा इंटरेस्टिंग बोलता है, ठीक है ना, कि आपको पता होगा जब भारत देश का जब बंटवारा होता है, यानी कि जब भारत को आज़ादी मिलती है उसके साथ भारत देश का बंटवारा भी होता है, तो जो लोग, क्योंकि आपको पता होगा उस समय जिन्ना के द्वारा, ठीक है, एक मूवमेंट चलाया गया था जिसमें बहुत सारी जान माल की नुकसान हुआ था। और साथ में सबसे बड़ी बात इसलिए ये हुआ था कि जिन्ना के द्वारा, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे चलाया गया था, जिसके तहत जो अल्पसंख्यक है, ठीक है, खासकर पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, तो उनको मारकर भगाया जा रहा था। बहुत सारी जाने गई थी, कहा जाता है कि 50 लाख से 1 करोड़ तक की इसमें जाने गई थी जब देश का बंटवारा हुआ था। तो उसमें हुआ क्या था कि वैसे लोग जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक थे, लेकिन वो चाहते थे भारत आना, ठीक है, तो भारत तो आ जाते, लेकिन उनको नागरिकता कौन देगा? तो उसके लिए प्रावधान किया गया था कि जो लोग पाकिस्तान से, ध्यान रखिएगा, जो लोग पाकिस्तान से कहाँ आएंगे? भारत, ठीक है, वो कहाँ आएंगे? उसको भारत आएंगे तो उनको नागरिकता दिया जाएगा, ठीक है ना, उनको नागरिकता दिया जाएगा। तो अब ये आर्टिकल का कोई महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो डेट निर्धारित किया गया था दोस्तों ना, निर्धारित किया गया था 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948, इसका 2 मतलब था, बात समझिएगा। कहा गया कि वैसे लोग, जब देश का बंटवारा हो गया है और वैसे लोग जो पाकिस्तान में रह गए हैं या पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं,
तो उनको नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन अगर जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले 19 जुलाई 1948 से पहले अगर भारत में प्रवेश करता है तो उसको ऑटोमेटिक नागरिकता मिल जाएगा। जैसे मान लो कि हम 18 जुलाई 1948 को पहुंच जाते हैं और हम पाकिस्तान से भारत आते हैं 18 जुलाई 1948 को, तो ऑटोमेटिक हम भारत में नागरिक कहलाएंगे। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद और इस तिथि को लेकर, ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, ठीक है ना, इसके बाद आते हैं तो हमको भारत में 6 महीना स्टे करना पड़ेगा, 6 महीना स्टे करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि भैया आप तो ये तो अभी भी देखो, इसको बोलने का मतलब ये हुआ कि 19 जुलाई 1948 के बाद, तो ये तो अभी भी चल रहा है ना। लेकिन इसका भी टाइम पीरियड, ठीक है ना, अप्रोक्स वो टाइम पीरियड था 6 महीने का, ठीक है, कि बाद में आपको अगर आप आइएगा रहने के लिए तो आपको 6 महीना का यहाँ पर आपको पहले आइएगा रहने के लिए तो आपको 6 महीने का आपको पहले परमिट लेना पड़ेगा। इसके बाद 19 जुलाई 1948 के बाद तो इसका कोई महत्व नहीं है। आर्टिकल 7 बोलते हैं, बताते हैं, ठीक है। आर्टिकल 7 इसका उल्टा बोलता है। कुछ लोग ऐसे थे ना, चंगू मंगू लोग ना, जिनको लगा कि यार भाई जिन्ना जो है वो नया पाकिस्तान बनाए हैं, चलो चलते हैं। जिन्ना बहुत ही दूरदर्शी आदमी है, जाएंगे वहाँ रहेंगे, अच्छा खासा खाएंगे, ठीक है। तो कुछ लोग क्या किए, अपना बुद्धि ज़्यादा नहीं कहा गया है, ज़्यादा बुद्धि नहीं चलाना चाहिए कभी कभी। तो कुछ लोग क्या थे ना, वो क्या किए, भारत देश को छोड़कर, ठीक है, जब बंटवारा हुआ तो भारत देश को छोड़कर बोले भैया हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं पाकिस्तान, हमको पाकिस्तान हमको बहुत प्यारा लगता है, चलो जाओ। तो पाकिस्तान चले गए। लेकिन जब पाकिस्तान गया तो देखे कि भैया तो जिन्ना खाली कमाल कर दिया है, कुछ नहीं किया है। तो फिर वापस उनको गलती का एहसास हुआ, तो बोले ना कि चलते फिर अपना वापस, नहीं एक गाना सुनते हैं, आ लौट चले, हाँ। तो फिर जब अपना गलती का एहसास हुआ तो बोले कि नहीं भैया हम अपने चले अपने वापस अपने वतन, ठीक है। तो उन लोगों को नागरिकता देने कहा गया, यानी वैसे लोग जो पहले भारत के नागरिक हुआ करते थे, ठीक है, बाद में पाकिस्तान के नागरिक बन गए और वो वापस से चाहते हैं कि हम भारत के नागरिक बनने के लिए, तो उनके लिए आर्टिकल नंबर 7 दिया गया था। ये सब पुराने आर्टिकल है, इसका भी कोई रिलेवेंस नहीं है, इसका कोई भी रिलेवेंस नहीं है। इससे जो डेट निर्धारित किया गया था वो 1 मार्च 1948 था, सॉरी 1 मार्च 1947 था, 1 मार्च 1947 था, ठीक है ना। क्यों, बात समझिएगा क्यों, क्योंकि जब देश का बंटवारा होने वाला था ना तो पहले ही पता चल गया था कि देश का बंटवारा अब हो ही रहेगा, ठीक है। तो बंटवारा 15 अगस्त को हुआ था ना, लेकिन पहले ही पता चल गया था। तो कुछ लोग शुरू से ही अपना क्या बोलते हैं, अपना बोरिया बिस्तर लेके अलग पाकिस्तान जाने की तैयारी करने लगे, नहीं भाई चलो उधर ही जाएंगे क्योंकि जो बंटवारा होने वाला है। तो इसके लिए डेट निर्धारित किया गया था कि 1 मार्च 1947 तक, ठीक है ना। बात समझ आ गया। इन दोनों आर्टिकल कोई रिलेवेंस नहीं है, ये पुराने आर्टिकल है, इसका कोई संबंध नहीं है। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 8 की, आर्टिकल 8 की, ठीक है। अब बात समझिएगा, ये इसका संबंध है एनआरआई से, ठीक है। अभी हम एनआरआई समझाएंगे, ठीक है। एनआरआई समझते हैं ना, नॉन रेसिडेंट इंडियन, नॉन रेसिडेंट इंडियन, ठीक है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, ठीक है। तो बात समझिएगा एनआरआई के संबंध में है, क्या कहा जाता है दोस्तों, एनआरआई। अब मैं इसको पूरा आगे समझाऊंगा कि एनआरआई किसको बोलते हैं, एनआरआई और इसको क्या है, क्या किसको मिलता है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। चलो यही समझ लेते हैं एनआरआई किसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन, इसको बोलते हैं अप्रवासी भारतीय, अप्रवासी भारतीय, ठीक है, अप्रवासी भारतीय। कहने का तात्पर्य ये हुआ इसमें ना कि आर्टिकल 8 ये बोलता है कि वैसे भारतीय जो काम की तलाश में, नौकरी की तलाश में, ठीक है, भारत में नहीं रहते हैं बल्कि भारत से बाहर किसी दूसरे देश में रहते हैं, ठीक है, तो उनको एनआरआई बोला गया है। और ऐसा कहा गया है क्योंकि आपको पता होगा कि जो एनआरआई जो बाहर काम करते हैं ना, तो भले काम दूसरा देश में करते हैं, लेकिन वो नागरिक किस देश कहलाते हैं, वो नागरिक कहलाते हैं भारत देश के, ठीक है ना। तो आप उनको ऐसे बोल सकते हैं ना कि वैसे लोग जो बाहर विदेशों में काम करते हैं लेकिन फिर भी वो भारत देश के नागरिक कहलाते हैं, तो उनके संबंध में आर्टिकल 8 दिया गया है, ठीक है। तो उनकी नागरिकता बनी रहेगी, सरकार उनकी नागरिकता नहीं छीन सकती। जैसे मान लीजिए कि मेरा नौकरी लग गया अमेरिका में, हम चले गए काम करने, तो अमेरिका में काम कर रहे हैं तो सरकार थोड़ी बोलेगी कि भाई वो बाहर भाग गया है तो उसका नागरिकता खत्म कर दो। नहीं, आर्टिकल 8 मेरे लिए खड़ा है, बोलेगा हम खड़े हैं, तुम उसका नागरिकता तुम छीन नहीं सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि वैसे लोग जो भारत के बाहर काम करते हैं फिर भी वो भारत के नागरिक कहलाएंगे, उनको एनआरआई कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, एनआरआई की परिभाषा ये है ना, जैसे मान लीजिए कोई, फिर मान लीजिए हम भी घूमने चले गए, तो ऐसा नहीं होता है। इसका तात्पर्य ये है दोस्तों कि कम से कम आपको 6 महीना, ध्यान रखिएगा, आपको 6 माह बाहर रहना होगा, ठीक है, 6 माह आपको भारत देश से बाहर रहना होगा, ठीक है ना। वैसे व्यक्ति जो हमेशा, ठीक है, जो लोग बाहर काम करते होंगे ना, तो अप्रॉक्स मान लीजिए कि जो 6 माह बाहर रहते होंगे, ठीक है, 6 माह लगातार बाहर रहते होंगे, तो उनको ही एनआरआई का दर्जा दिया जाता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, यानी अप्रवासी भारतीय। अब मान लीजिए हम 10 दिन के लिए घूमने चले गए हैं अमेरिका, थोड़ी हम एनआरआई कहलाएंगे, नहीं। जो व्यक्ति बाहर काम करने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है या कुछ ऐसा काम करने जा रहा है जहाँ पर वो लगातार 6 माह बाहर रहता है, ठीक है,
या 6 माह से ज़्यादा बाहर रहता है। 6 माह से कम रहेगा तो NRI नहीं कहलाएगा। तो इसके लिए कंडीशन ये लगाया गया है 6 माह या कहीं कहीं आपको 182 दिन मिलता है। बताएंगे आप। अब बात समझते हैं 9वां आर्टिकल नंबर 9। ठीक है, आर्टिकल 9 वही बोलता है जो पहले बताया दोस्तों, कहा गया है एकल नागरिकता। क्या कहा गया है दोस्तों? एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, सिंगल सिटीजनशिप। अर्थात भारत में जो लोग रह रहे हैं उनको सिर्फ एकल नागरिकता दिया गया है। आप दोहरी नागरिकता नहीं ले सकते हैं। अगर आप दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। ठीक है ना, बात में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसी में मैं पॉइंट जोड़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए जो भी व्यक्ति भारत देश का नागरिक है, ये इसको अगले पॉइंट लेते हैं। चलिए इसको रेज कर देता हूँ, देखिएगा ना। देखिएगा इसको कहाँ गया। अब बात समझिए आर्टिकल 10। ठीक है, आर्टिकल दोस्तों 10। ठीक है ना, आर्टिकल 10 क्या बोलता है? तो आर्टिकल 10 ये बोलता है ना कि नागरिकता का निरंतर बना रहना। ठीक है, नागरिकता का निरंतर। ठीक है, निरंतर का मतलब क्या आता है दोस्तों? निरंतर, सॉरी निरंतर। ठीक है, निरंतर बना रहना। ध्यान रखिए दोस्तों, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध हम आम भारतीयों से है। ये आर्टिकल 10 किसके लिए दिया गया दोस्तों? तो आम भारतीयों के लिए दिया गया है। वैसे लोग जो भारत में रहते हैं उनके लिए आर्टिकल दिया गया है। नागरिकता निरंतर, नागरिकता का, सॉरी ऊपर का छूट गया। ठीक है, नागरिकता का निरंतर बना रहना। तात्पर्य ये है कि जो लोग भारत देश के नागरिक हैं उनकी नागरिकता हमेशा बनी रहेगी। सरकार कुछ कर ले उनकी नागरिकता छीन नहीं सकती है। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार चाहे तो अपनी नागरिकता छीन सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ कारण है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे भारत देश की छवि धूमिल हो रही है। ठीक है, तो उस पर कार्रवाई सरकार कर सकती है और आपकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। लेकिन आप मान लीजिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप मान लीजिए कोई ऐसा कोई काम नहीं किए हैं, लेकिन अगर सरकार मान लीजिए बिना बिना जाने या बिना कारण के आपकी नागरिकता समाप्त कर देती है तो वो कर नहीं सकती है, क्योंकि आपके लिए आर्टिकल 10 खड़ा है। तो नागरिकता का निरंतर बना रहना, आपकी नागरिकता हमेशा बने रहेगी। यानी कि जो व्यक्ति भारत में जन्मा है, कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक है, वो निरंतर नागरिक रहेगा। ठीक है, सरकार मेरा छीन नहीं सकती है। लेकिन कहीं कहीं एक हम एग्जाम में प्रश्न देख रहे थे। ठीक है, शायद हम प्रीवियस ईयर पेपर SSC का पेपर देख रहे थे शायद, आई थिंक। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया था ना कि बताइए कि लगातार आप कितने समय तक, कोई व्यक्ति अगर भारत देश का नागरिक है और वो कितने समय तक अगर भारत देश से बाहर रहता है कि उसकी नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति ए नाम का कोई व्यक्ति है, कोई राम नाम का एक व्यक्ति है, वो भारत देश का नागरिक है और क्या किया ना, चला गया विदेश रहने। तो रहो भैया, क्या दिक्कत है, विदेश रहा। ठीक है, तो विदेश में चला गया तो मान लीजिए बीच बीच में आते रहता था, कोई दिक्कत नहीं। तो वो क्या कहलाएगा? NRI कहलाएगा। लेकिन क्या हुआ ना, अब एक बार ऐसा गया ना कि अइबे नहीं किया। ठीक है, और फिर क्या करता है वो व्यक्ति ना, 7 साल के बाद आता है। 7 साल के बाद फिर वापस भारत आता है। ठीक है, तो आता है तो क्या पता चलता है ना कि भारत सरकार द्वारा उसकी नागरिकता समाप्त कर दी गई है, कि वो भारत देश का नागरिक नहीं है। बात समझ आया कि नहीं आया? तो बात ये समझिए कि कोई व्यक्ति अगर भारत देश का नागरिक है और वो अगर लगातार 7 साल तक बाहर रहता है, लगातार कहाँ तक दोस्तों? 7 साल तक बाहर रहता है, तो स्वतः उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमेशा NRI क्या करते हैं, बीच बीच में अपना शकल दिखाते रहते हैं, बीच बीच में, कि 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में वो हमेशा आते रहते हैं। ताकि क्यों? क्योंकि अगर लगातार आप 7 साल तक बाहर रहिएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा ना कि वो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। बात समझ आया कि नहीं आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ हो गया, एक लगा सकते हैं कि लगातार 7 साल आपको बाहर नहीं रहना है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 11। ठीक है, आर्टिकल 11 क्या कहता है? सिंपल सा कहता है कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसको दी गई है? केवल, तो केवल शक्ति किसके पास है दोस्तों? तो संसद के पास है। ध्यान रखिएगा, शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। ध्यान रखिएगा, तो पूरा लिख सकते हैं संसद के पास है। तो नागरिकता, ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो नागरिकता के संबंध में किसी प्रकार का कानून बनाना है तो उसकी अंतिम शक्ति, ठीक है, किसके पास है? सिर्फ केवल संसद के पास है। तो अब बताइए कि अगर संसद के पास है तो ये
किस सूची का विषय हो गया? नागरिकता जो है ना वो किस सूची का विषय हो जाएगा दोस्तों? तो ये संघ सूची का विषय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नागरिकता पर कानून कौन बना सकता है? सिर्फ संसद। तो ध्यान रखिएगा, हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जिस विषय पर सिर्फ कानून संसद बना सकती है, केंद्र सरकार बना सकती है, वो संघ सूची का विषय होगा। और जिस विषय पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है वो राज्य सूची का विषय होगा। और जिस विषय पर दोनों यानी केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार कानून बना सकती है वो समवर्ती सूची का विषय होगा। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये समवर्ती सूची का विषय है। संघ सरकार भी अपनी तरफ से काम करती है और राज्य सरकार भी काम करती है। फर्क यही है कि दोनों अपने ढंग से काम करती है। बात समझ नहीं आया? तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपका ये आर्टिकल हो गया। तो क्या नागरिकता समाप्त हो गया? नहीं, अभी बहुत कुछ बचा हुआ। ठीक है, इसका एक और पार्ट आएगा, डोंट वरी। अब बात समझिए, इसमें पहले जो इसमें समझते हैं, अब बात समझिए। अब क्या समझना है दोस्तों? तो अभी आपको आर्टिकल 11 याद होगा, बोले ना कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसको दोस्तों? तो शक्ति है संसद को। किसको है शक्ति? संसद को है कि वो कानून बना सकती है। तो संसद द्वारा, ध्यान रखिएगा, संसद के द्वारा, ठीक है, संसद ने क्या किया? आर्टिकल 11 का प्रयोग किया। किसका दोस्तों? अनुच्छेद 11 का प्रयोग किया और एक एक्ट लेके आ गई, एक कानून लेके आई। ठीक है, उस कानून का नाम क्या था दोस्तों? तो नाम था नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955। 1955 संसद ने अनुच्छेद 11 का प्रयोग करते हुए, क्योंकि लिखा हुआ है अनुच्छेद 11 में कि नागरिकता के संबंध में कोई भी कानून बनेगा तो कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। तो उसी का प्रयोग करते हुए सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 बना दिया। ये कब? 1955 की बात है। ठीक है, तो इसमें क्या था दोस्तों? तो इसमें ये था ना कि लोगों को, ठीक है ना, वैसे लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको नागरिक, ठीक है ना, देश का नागरिक बनाया जा सके। ठीक है ना, देश का क्या बनाया जा सके दोस्तों? तो नागरिकता दी जा सके उसको, देश का नागरिक। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो फ्रांस का रहने वाला है, उसको इच्छा हुई कि भाई हमको भारत देश का नागरिक बनना है, तो कैसे बनेगा? तो उसके लिए सरकार द्वारा एक अधिनियम बनाया गया है। ठीक है, कि आप भारत देश के नागरिक बन सकते हैं, तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा। अब बात समझिए, तो जो 1955 का जो अधिनियम है ना, ऐसे थोड़ी आप देखते होंगे, कभी कभी आप सभी घर में खाना बनाते होंगे या कुछ करते होंगे। ठीक है, तो आप एक ही बार में अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते हैं, या आप एक ही बार में अपने आप को क्या बोल सकते हैं? उत्कृष्ट नहीं बना सकते। उत्कृष्ट समझते हैं, यानी कि आप सोचिए कि हमको एक ही बार मेरा सारा काम एक ही बार सही हो जाए, ए से लेकर जेड तक। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ ऐसा चीज़ होगा ना जो लगेगा यार ये मिसिंग हो गया। तो ये जो प्रयास हम, इंसान देखिए, इंसान गलतियों का पुतला है। इंसान एक बार में जो काम करता है ना उसमें 50 खामियां हो सकती है और उसमें मात्र एक सही बात हो सकता है। तो इंसान धीरे धीरे अपने कामों को सही करता है। एक ही बार में सोचिए कि हम 100 काम सही करें और एक ही बार होगा, ऐसा नहीं होगा। हम भगवान नहीं हैं, हम इंसान हैं। इंसान गलतियों का पुतला है। अपने आप में आपको लगातार प्रयास करना होगा, देखना होगा क्या गलती है, फिर आपको सुधार करना पड़ेगा। तो वही होता क्या है ना कि सरकार जब इस कानून को बनाती है ना, तो सरकार को लगता है कि नहीं भाई हमेशा कुछ ना कुछ में छूट जा रहा है, तो छूट जा रहा है तो उसको दोबारा जोड़ना पड़ेगा ना। तो जोड़ने के लिए, तो उसी चीज़ को इसमें जोड़ने के लिए संसद क्या करती है दोस्तों? संशोधन करती है। क्या करती है दोस्तों? संशोधन। ठीक है ना, इसमें क्या करती है दोस्तों? संशोधन। इसको बोलते हैं अमेंडमेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? अमेंडमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट। कि भाई ऐसा है ना कि इसमें बहुत छूट जाता है बात ना, तो चलो संशोधन के माध्यम से जोड़ देते हैं। तो एक बार संशोधन किए, कुछ जुटा, 2 बार संशोधन किए, कुछ जुटा, कुछ हटाना था उसको हटा दिए, कुछ तीसरा जोड़े। ऐसे करते करते सरकार के द्वारा इसमें कम से कम 5 बार संशोधन किया गया। ठीक है ना, 1986, ठीक है, 1992, ठीक है, 2003, 2005 और अंत में 2019 में। अंतिम जो संशोधन हुआ है वो 2019 में हुआ है। और जब ये संशोधन हो गया तो ध्यान रखिए दोस्तों, अब जब संशोधन हो जाता है ना तो बीच में यहाँ क्या हो जाएगा? संशोधन, नागरिकता संशोधन अधिनियम। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि संशोधन कर दिया गया है। तो जब अब इसका जो नया नाम पड़ जाता है, ठीक है, नया नाम क्या पड़ जाता है? खाली यहाँ पे क्या हो जाएगा? संशोधन पड़ जाएगा। तो इसको नया नाम पड़ जाता है नागरिकता संशोधन अधिनियम। ठीक है ना, अधिनियम। अंतिम संशोधन कब हुआ? 2019 में ना। तो जो लास्ट संशोधन हुआ था उसको उस नाम जाना जाएगा 2019। ठीक है, 2019। तो ये रह गया दोस्तों आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम। इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? तो CAA 2019, जिसका चलते 2019 में खूब बवाल हुआ था और दिल्ली में राइट तक हुए थे। ठीक है, दिल्ली में दोस्तों इसके चलते राइट भी हुए हैं। ठीक है ना, तो CAA 2019, ठीक है ना, इसको बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। और इसी के माध्यम से
देश में लोगों को नागरिकता दिया जाता है, और जिनको नागरिकता दिया जा चुका है वो कुछ गलती करते हैं तो उनकी नागरिकता को छीनी जा सकती है। बात समझ आया कि नहीं आया? तो इसको हम लोग 5 पढ़ना है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए हम बात करते हैं, इसको चाहिए नोट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको पूरा बात क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसको रेज करते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं CAA, हल्का फुल्का पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये UPSC लेवल उधर का हो जाता है, लेकिन एग्जाम में क्योंकि मैं इसका पेपर देख रहा हूँ SSC का, और खासकर झारखंड का भी पेपर मैंने देखा है, और कुछ स्टेट BCS का, वहाँ पर ये प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि प्रश्न एकदम नहीं पूछे जाते हैं। देखिए ज्ञान लीजिए, कहीं से ज्ञान लीजिए, ज्ञान लेने का तात्पर्य होता है। चलिए अब आप समझते हैं। तो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, किसकी बात करने वाले हैं? ब्लैक पेन से लिख लेते हैं। क्यों ब्लैक पेन से लिखे नहीं है? तभी से CAA 2019, ठीक है ना, CAA 2019। तो इसमें 2 काम किया गया है, एकदम आम भाषा में समझेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि दिमाग लगाना जाता है, दिमाग खत्म होता है, खर्च होता है, दिमाग बचा कर रखना है। तो CAA क्या करता है दोस्तों ना, तो ये लोगों को भारत देश की नागरिकता देने का प्रयास करता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो भारत देश का नागरिक नहीं है उसको नागरिकता मिल सकती है। तो मिल जाएगी, क्या दिक्कत है? तो बताइए, तो भारत देश में अगर किसी को नागरिकता बनना है ना, तो उसके टोटल 5 आधार है, ध्यान रखिएगा। आधार, ठीक है, आधार मतलब दोस्तों 5 प्रकार का है, समझिए। अर्थात अगर आपको भारत देश का नागरिक बनना है तो उसके लिए आपको 5 तरीके बताए हैं। 5 तरीके से आप भारत देश के नागरिक बन सकते हैं, 5 तरीके से भारत देश के नागरिक बन सकते हैं। लेकिन अगर आपकी नागरिकता छीननी है, ठीक है, आपकी नागरिकता समाप्त करनी है, ठीक है दोस्तों, क्या करनी है दोस्तों? आपको समाप्त करना है ना, उसके लिए टोटल 3 तरीके बताए गए हैं कि कैसे समाप्त किया जा सकता है। बस नहीं आएगा, क्लियर हो रहा है? नहीं क्लियर हो रहा है? यानी कि अगर आपको इस देश का नागरिक बनना है तो टोटल 5 तरीके से आप नागरिक बन सकते हैं, आपको जो तरीका पसंद आए, ठीक है। लिख कर आपको समझना पड़ेगा ना। चलिए, तो पहला तरीका है दोस्तों ये वंश के आधार पर। पहला क्या बोलते हैं दोस्तों? सॉरी, पहला जन्म के आधार पर। चलिए जन्म से शुरू करते हैं, ठीक है ना। पहले कहाँ शुरू करते हैं दोस्तों? जन्म से, ठीक है। इसको बोलते हैं बर्थ। क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग? बर्थ। यानी जो व्यक्ति, ठीक है ना, भारत देश में जन्म ले लिया, ठीक है ना, और जिसके माता पिता, देखिए जो व्यक्ति भारत देश में जन्म ले लिया और जिसके माता पिता भारत देश के नागरिक हैं, तो जन्म से क्या बन जाएगा? भारत देश का नागरिक बन जाएगा। जैसे आप जन्मे होंगे, ठीक है, जैसे मैं जन्मा था तो मेरे माता पिता भारत देश के नागरिक थे, और जब मेरा जन्म हुआ तो हम भी ऑटोमेटिक क्या बन गए? भारत देश के नागरिक बन गए। यानी कि जन्म लेते ही भारत देश के नागरिक, कितना सौभाग्य की बात है। खैर पाकिस्तान में नहीं पैदा हुए तो भाई बम फोड़ रहे होते कहीं पर अकेले, ठीक है। अब देखो दूसरा बात, देखो ये जन्म हो गया, लेकिन मान लीजिए जन्म नहीं, ठीक है ना। दूसरा मान लीजिए एक होता है वंश। क्या था दोस्तों? वंश। इसको बोलते हैं डिसेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? डिसेंट। नहीं बोलते हैं कि हम इस वंश से हैं, हम फलाना वंश से हैं। देखिएगा लोग, ठीक है, आजकल खाली वंश वंश करते हैं, ठीक है। अभी आजकल खासकर आप फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो लोग अपना वंश जाति को लेकर बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि हम इस खानदान से हैं, ये तो खानदान उड़ाड़ देंगे, ठीक है। नहीं देखते हो कभी कभी लोग आपने जो लड़ाई झगड़ा करते होंगे तो बोलते होंगे तो पहचानता है कि हम कौन से खानदान से हैं, कौन सा वंश है। जनरली खानदान बोला जाता है। खानदान मतलब दोस्तों वंश, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर आपके माता पिता, ठीक है, किस वंश से बिलोंग करते हैं, किस खानदान से, तो उसका कुछ ना उनका अपना खानदानी कुछ प्लॉट होगा, कुछ पेपर होगा, ठीक है। तो उसके माध्यम से भी आप क्या बन सकते हैं? नागरिक बन सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करिए दोस्तों, तीसरा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं दोस्तों पंजीकरण, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों? पंजीकरण। इसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? रजिस्ट्रेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों? रजिस्ट्रेशन। तो पंजीकरण का तात्पर्य हो गया दोस्तों ना कि वैसे लोग, ठीक है ना, वैसे लोग जो रजिस्ट्रेशन के माध्यम मतलब पंजीकरण करके, ठीक है ना, पंजीकरण करके भारत देश के नागरिक बन सकते हैं। तो वो लोग जो भारत देश के नागरिक नहीं हैं, वो लोग भारत देश के नागरिक नहीं है लेकिन भारत देश के नागरिक बन सकते हैं। तो उसके लिए कौन सा रास्ता सही है दोस्तों? ये तीसरा नंबर रास्ता सही, ठीक है। और जनरली जो लोग बनते भी हैं दोस्तों इसी से बनते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है नेपाल का, उसको भारत का नागरिकता बनना है, नागरिक बनना है, तो पंजीकरण के माध्यम से, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से बन सकता है, ठीक है। और इसी को ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी जो तीसरा नंबर जो पॉइंट है ना, इसी के आधार पर अभी 2019 में, ठीक है ना, 2019-20 में जो वैसे लोग जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से, ठीक है ना, अल्पसंख्यक, धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक लोग थे, ठीक है ना, जो इस्लाम को नहीं मानते थे, तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक, जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक थे, जैसे हिंदू हो गए, क्रिश्चियन हो गए, बौद्ध हो गए, पारसी हो गए, सिख हो गए, तो उनको भारत सरकार द्वारा भी नागरिकता दिया गया है, ठीक है। तो पंजीयन के माध्यम से ही दिया गया था, यानी कि आर्टिकल CAA 2019 का जो आधार संख्या 3 है, ठीक है ना, यानी कि पंजीयन के माध्यम से ही उनको भारत देश का नागरिकता दिया गया था। ये पंजीयन हो गया, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ नहीं आया? क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेगी, इसमें ज़्यादा एग्जाम नहीं पूछे, खाली उस पर पूछ सकता है कितने आधार पर दिया जा सकता है, ठीक है, ये आप ऊपर पढ़िएगा तो ज़्यादा काम आएगा। चलिए अब बात लेते हैं दोस्तों चौथा, ठीक है। एक हो गया दोस्तों देसीकरण। क्या हो गया दोस्तों? देसीकरण, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? देसीकरण होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन। इसका तात्पर्य ये होता है दोस्तों ना कि कुछ ऐसे लोग ना जो किसी दूसरे देश के नागरिक हैं, लेकिन मान लीजिए वो भारत देश में आ गए और मान लेते हैं कि वो बहुत ही बड़े कोई साइंटिस्ट हैं। सपोज मान लीजिए कोई अमेरिका का कोई व्यक्ति है जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और वो भारत देश आए, उनको भारत देश में रहने में मन लग गया। आप नहीं देखते होंगे बहुत सारे विदेशी लोग आते हैं, उनको भारत देश में बहुत मन लग जाता है तो यही रह जाते हैं। तो मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है जो अमेरिका में साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, और वो भारत आया रहने, भारत देखने, भारत घूमने के लिए आया और उसको भारत में बहुत ज़्यादा मन लग गया। तो बोला भाई कि भारत में बहुत मन लग गया, क्या करें, हमको यही रहना है। तो क्या करेगा वो? देसीकरण के माध्यम से भारत देश का नागरिक बन सकता है। तो कुछ नहीं करेगा वो, सरकार को जाके क्या बोलेगा ना कि हम अमेरिका के इतने बड़े नागरिक हैं और हम चाहते हैं कि हम भारत देश के नागरिक बने और हम भारत देश में ही रहें, ठीक है। तो देसीकरण के माध्यम से उसको तुरंत नागरिकता मिल जाएगा। यानी कि इसमें ये कहा गया है ना कि कुछ ऐसे लोग, ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें क्या किया गया है, कुछ अगर ऐसे व्यक्ति जो विदेशी लोग हैं लेकिन उनके पास कुछ कला है, कुछ संस्कृति है, कुछ कौशल है, ठीक है, उनके पास कुछ अपना अचीवमेंट है, तो उनको तत्काल भारतीय नागरिकता मिल सकती है। तत्काल क्या मिल सकती है दोस्तों? भारतीय नागरिकता मिल सकती है, वो भी देसीकरण के माध्यम से। इसमें थोड़ा समय लगता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें आपको थोड़ा समय लगता है, ठीक है ना, लेकिन इसमें समय नहीं लगता है, ठीक है ना। और दूसरी बात, इसमें अगर कोई आम व्यक्ति, ध्यान रखिए दोस्तों, कोई आम व्यक्ति अगर चाहेगा कि देसीकरण के माध्यम से हमको नागरिकता बनना है, भारत देश का नागरिक बनना है, तो उसको कम से कम भारत में 12 साल रहना पड़ेगा। कम से कम उसको भारत में 12 साल रहना पड़ेगा, जो आम आदमी है, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए अब पांचवी बात करते हैं। एक हो गया दोस्तों, ये हो गया, पांचवा हो गया दोस्तों अर्जित भूमि। अर्जित भूमि, इसको बोलते हैं एक्वायर्ड स्टेट, एक्वायर्ड लैंड, ठीक है, एक्वायर्ड लैंड, ठीक है ना, एक्वायर्ड, ठीक है ना, एक्वायर्ड लैंड। बात समझिए, कल के डेट में अगर भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया जाता है, ठीक है, और जब पाकिस्तान को भारत में मिला लिया जाता है, जब पाकिस्तान को भारत में मिलाया जाएगा, तो अब वहाँ पर जितने भी जो लोग रहते हैं ना, उनको ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सारे जो पाकिस्तानी हो क्या बन जाएंगे, भारतीय बन जाएंगे, और सभी को भारत देश की नागरिकता मिल जाएगी। अर्थात अगर कल के डेट में अगर हम कोई भी भूमि अर्जित करते हैं, सरकार, भारत सरकार द्वारा कोई भी भूमि अर्जित की जाती है, कोई भूमि पर प्राप्त की जाती है, कोई भूमि किसी देश, मान सपोज इसका आम भाषा से समझ सकते हैं, जिसे इसका एग्जाम्पल देते हैं सिक्किम, ठीक है, क्योंकि सिक्किम पर किया जा चुका है। सिक्किम हो गया आपका ना, तो सिक्किम का करने का तात्पर्य हुआ कि सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, तो जब सिक्किम भारत का हिस्सा बना, सिक्किम भारत का हिस्सा बना 1975 में, तो सिक्किम तो भारत का हिस्सा बन गया। तो अब यहाँ के जो लोग हैं भैया, वो कहाँ जाएंगे? तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जैसे ही सिक्किम भारत का हिस्सा बना, तो यहाँ के ऑटोमेटिक जो लोग, सारे लोग थे, वो भारत देश के क्या बन गए? नागरिक। यानी कि अर्जित भूमि अर्जित करने के दौरान, ठीक है, जितने भी लोग वहाँ पर होंगे वो भी भारत देश के नागरिक बन जाएंगे। टोटल 5 आधार बताया गया है नागरिकता प्राप्त करने को, ठीक है। आप जैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, कोई जन्म से प्राप्त करता है, कोई वंश से प्राप्त करता है, कोई पंजीकरण से प्राप्त करता है, कोई देशीकरण से प्राप्त करता है, कोई अर्जित भूमि के माध्यम से भारत देश की नागरिकता प्राप्त करता है। लेकिन इसी के अलावा, ध्यान रखिए दोस्तों, इसी के अलावा, ठीक है, इसी के अलावा आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ऐसा नहीं कि खाली आपको नागरिकता मिलेगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति को अगर हम नागरिक बना देते हैं, ठीक है, लेकिन पता चला भैया वो तो गलत आदमी था, तो सरकार क्या करेगी भैया? तो हाथ में हाथ थोड़ी धरे बैठ सकती है, बोलेगी नहीं, काम को उसका नागरिकता छीनो, ठीक है। तो यहाँ पर 3 तरीके बताए गए हैं नागरिकता छीनने को, कैसे छीना जा सकता है, ठीक है। पहला ये हो सकता है दोस्तों ना, पहला तरीका है वंचित कर देना। पहला क्या करना दोस्तों? वंचित करना, वंचित करना, ठीक है। दूसरा है त्यागना, ठीक है। और तीसरा है दोस्तों समाप्त करना, ठीक है, या बर्खास्त करना, बर्खास्त करना। बात समझिएगा, 3 तरीके बताए गए हैं। पहला हो गया वंचित करना। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो भारत देश का नागरिक है, लेकिन पूरा पागल हो गया, और पागल होकर क्या कर रहा है, जहां तहां बम फोड़ रहा है। कभी उस देश में जाकर बम फोड़ दिया, कभी इस देश में बम फोड़ दिया, और फोड़ के वापस भाग जाता था। सरकार क्या बोली ना कि भैया पागल आदमी है, एक काम करो, इसका नागरिकता छीन लो।
और जब छीन आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी तो आप क्या हो जाएंगे, अपने आप नागरिकता से वंचित हो जाएंगे, यानी कि आप भारत के नागरिक आप फिर नहीं कहलाइएगा, आपको वंचित कर दिया गया है। दूसरा हो गया त्यागना। कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है ना, फिर उसके बाद क्या करता है, वो भारत देश की नागरिकता त्याग देता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर अक्षय कुमार, ठीक है, कहा जाता है कि वो कनाडा के नागरिक थे, ठीक है, फिर वर्तमान फिर दोबारा वो शायद भारत की नागरिकता लिए कि नहीं लिए पता नहीं, ठीक है। तीसरा हो गया बर्खास्त करना, ठीक है। बर्खास्त करने वाला ये हो गया, मान लीजिए सपोज दैट कोई व्यक्ति इसमें, ठीक है ना, कोई व्यक्ति पाकिस्तान का रहने वाला था, फिर भारत में आकर रहने लगा, और भारत में आके 12 साल रहता है, ठीक है, एक आम आदमी था, वो भारत देश का नागरिकता ले लेता है, लेकिन बाद में सरकार को पता चलता है ना कि भैया ये तो गलत आदमी था, ये तो आतंकवादी था, तो सरकार क्या बोलेगी कि एक आदमी को नागरिकता खत्म करो। बस नहीं आया। तो ये पूरा कुल मिलाकर आपका ये पूरा बात हो गया नागरिकता के संबंध में। अब बात रह गया कुछ दोस्तों इसमें बात है ना, जैसे कि कुछ बात हो गया पासपोर्ट किसको बोलते हैं, ठीक है, ये पासपोर्ट कितने प्रकार होते हैं, वीजा कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसका पार्ट 2 मैं लेके आऊँगा। सभी को जय हिंद, जोहार झारखंड। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।